एपिसोड 3 में गोकू और पिकोलो आखिरकार रेडियस का सामना करते हैं और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा तुम एक्सपेक्ट करोगे। पावर गैप इतना ज़्यादा है कि उनका हर अटैक रेडियस आसानी से रोक देता है, जैसे उसके लिए ये सब कुछ भी ना हो। जब उन्हें समझ आ जाता है कि सीधा लड़कर जीतना नामुमकिन है, तब गोकू और पिकोलो एक रिस्की प्लान बनाते हैं। गोकू फैसला करता है कि वो रेडियस को पकड़ कर रोकेगा, जबकि पिकोलो अपनी नई टेक्निक स्पेशल बीम कैनॉन चार्ज करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इस अटैक को तैयार होने में काफी टाइम लगता है और सामने ऐसा दुश्मन है जो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारा काम तमाम कर सकता है। फिर भी गोकू किसी तरह रेडियस को इतनी देर तक बिजी रखता है कि पिकोलो अटैक फायर कर सके। बीम सीधा रेडियस की तरफ जाती है और लगभग काम भी कर जाती है, लेकिन आखिरी पल में रेडियस बस एक बाल जितने फासले से बच निकलता है। अब उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड वेस्ट हो चुका है और रेडियस अब भी खड़ा है। सिचुएशन को पलटने के लिए गोकू रेडियस की पूंछ पकड़ लेता है, सोचता है कि शायद ये उसकी कमजोरी हो, और कुछ देर के लिए ये ट्रिक सच में काम कर जाती है। रेडियस पूरी तरह हिल नहीं पाता, लेकिन सयन भी कम चालाक नहीं था। वो गोकू को बेवकूफ़ बना देता है और उससे पूंछ छुड़वा लेता है। उसके बाद वो दोबारा फाइट पर पूरा कंट्रोल ले लेता है और गोकू की बुरी तरह पिटाई शुरू कर देता है। इसी दौरान स्पेस पॉड के अंदर बैठा गोहान ये सब देख रहा होता है और अचानक उसके अंदर कुछ टूट जाता है। एकदम से उसकी हिडन पावर फट कर बाहर आ जाती है। वो पॉड तोड़ कर निकलता है और सीधा रेडियस की तरफ रॉकेट की तरह उड़ जाता है। इतनी जोर से टकराता है कि रेडियस को सच में चोट लग जाती है। ये उन व्हाट द फक मोमेंट्स में से एक था जिसे देखकर खुद रेडियस भी हिल जाता है। लेकिन गोहान की पावर जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है और वो फिर से कमजोर हो जाता है। अब गुस्से में भरा रेडियस गोहान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकू बीच में आकर एक बार फिर रेडियस को पकड़ लेता है। इसी वक्त गोकू समझ जाता है कि इस लड़ाई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो पिकोलो को स्पेशल बीम कैनन दोबारा फायर करने के लिए कहता है, चाहे उस अटैक में रेडियस के साथ उसकी खुद की जान भी क्यों ना चली जाए। पिकोलो एक पल के लिए हिचकिचाता है और फिर अटैक चला देता है। बीम फायर होती है और इस बार वो मिस नहीं करती। अटैक सीधा रेडियस के सीने को चीरते हुए निकल जाता है और साथ ही गोकू को भी पार कर देता है, और बस इसी के साथ ये जंग खत्म हो जाती है। जब रेडियस अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तब पिकोलो ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताता है। ये 7 जादुई गोले हैं जिन्हें एक साथ इकट्ठा करने पर विश ग्रांटिंग ड्रैगन शेनरॉन को बुलाया जा सकता है। मतलब अगर गोकू इस अटैक से मर भी जाता है तो ड्रैगन बॉल्स की मदद से उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। लेकिन रेडियस किसी तरह ये सारी बात अपने 2 दूर बैठे साथियों तक पहुंचा देता है। आखिरी सांस लेने से पहले वो एक और खतरनाक वार्निंग देता है। जिन 2 साइंस का उसने पहले जिक्र किया था वो 1 साल बाद अर्थ पर पहुंचने वाले हैं, और अगर सबको लगता है कि ये फाइट मुश्किल थी तो असली मुसीबत अभी आनी बाकी है। थोड़ी देर बाद बुल्मा और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब तक वो आते हैं गोकू अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ चुका होता है। लगता है ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत अब सच में पड़ने वाली है। एपिसोड 4 की शुरुआत में गोकू की बॉडी अचानक गायब हो जाती है। पिकोलो कहता है कि ये सब कामी का काम है, जो अर्थ के गॉड माने जाते हैं। इस वक्त हमारा हीरो आफ्टर लाइफ में है, जिसे अदर वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये वो जगह है जहां यूनिवर्स के डीटीज रहते हैं। उधर बुल्मा रेडियस का स्काउटर अपने पास रख लेती है। उसका मानना है कि शायद वो इसे रिपेयर करके यामचा, तियान और शियात्सु को ढूंढने के काम ला सके। सीधी बात है, अगर और साइंस अर्थ पर आने वाले हैं तो उन्हें हर मुमकिन मदद की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ पिकोलो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है। वो गोहान को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसे उसकी माँ के पास वापस छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे ट्रेन करने के लिए। उसकी सोच काफ़ी सिंपल है। गोहान के अंदर बेहद ज़बरदस्त हिडन पावर है, और जब दूसरे साइंस अर्थ पर आएंगे तो उन्हें उस पावर की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पिकोलो का ट्रेनिंग देने का तरीका काफ़ी अलग और काफ़ी खतरनाक होने वाला है। पिकोलो का ये डिसीजन थोड़ा क्वेश्चनेबल ज़रूर था। मेरा मतलब पेरेंटल कंसेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। उधर आफ्टर लाइफ में गोकू की मुलाकात कामी से होती है, जो उसे और ज़्यादा पावरफुल बनाने का मौका देता है। कामी गोकू को किंग काई के बारे में बताते हैं, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डीटी है और उसे ट्रेन कर सकते हैं। सारी तैयारियों के बाद गोकू किंग काई के प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के लिए उसे
स्नेक वे नाम के एक लंबे और टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। और जब मैं लंबा कहता हूँ तो मतलब सच में बहुत ही लंबा। ये रास्ता आउटर वर्ल्ड तक फैला हुआ है। तो जब अर्थ पर सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब गोकू असल में आफ्टर लाइफ में एक मैराथन दौड़ रहा होता है। जब गोकू अपनी जर्नी शुरू करता है, तब क्रिलिंग के सामने शायद सबसे मुश्किल काम आ जाता है। उसे चीची को बताना है कि क्या हुआ। वो कोशिश तो करता है लेकिन बुरी तरीके से फेल हो जाता है। सच कहें तो गोकू की डेथ और गोहान के किडनैप होने की खबर देने का कोई आसान तरीका था ही नहीं, और क्रिलिंग क्लियरली इस काम के लिए बना भी नहीं था। दूसरी तरफ जंगल में पिकोलो बिना वक्त बर्बाद किए गोहान की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, और ट्रेनिंग से उसका मतलब है बच्चे को सीधा एक विशाल पत्थर की तरफ फेंक देना ताकि उसकी हिडन पावर बाहर आ सके। सुनने में पागलपन लगता है और सच कहे तो है भी, लेकिन काम कर जाता है। गोहान इंस्टिंक्टिवली अपनी पावर रिलीज करता है और बिना सोचे समझे उस बड़े पत्थर को चूर चूर कर देता है। ये देखकर पिकोलो को यकीन हो जाता है पावर उसके अंदर मौजूद है, अब सिर्फ उसे बाहर निकालना बाकी है, चाहे गोहान को पसंद आए या नहीं। एपिसोड 5 में बुल्मा रेडिट्स का स्काउटर रिपेयर कर लेती है, जो पावर लेवल्स ट्रैक करने में काफ़ी काम आने वाला है। कुछ ही देर बाद निंजा याजिरो एक मैसेज लेकर आता है। ये मैसेज क्रिलिंग के लिए होता है। कामी ने उसे बुलाया है, और सिर्फ उसे ही नहीं, यामचा, तियान और शियात्सु को भी कोरियन टावर के ऊपर बने लुकआउट पर बुलाया गया है ट्रेनिंग के लिए। लुकआउट वही जगह है जहां कामी रहते हैं, और आगे चलकर ये लोकेशन स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। इसी बीच याजिरो कामी का एक और मैसेज देता है। वो कहते हैं कि गोकू को ड्रैगन बॉल से अभी रिवाइव मत करना, कम से कम 1 साल तक तो नहीं। तो एक तरफ गोकू आफ्टर लाइफ में ट्रेनिंग कर रहा है, दूसरी तरफ गोहान पिकोलो की डेंजरस मेंटरशिप सरवाइव कर रहा है, और बाकी सारे फाइटर्स को भी एक साथ इकट्ठा किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे के लिए तैयार हो सके। एपिसोड के एंड में चीची कामे हाउस पहुंचती है गोकू और गोहान को ढूंढने, लेकिन जब उसे पता चलता है कि गोकू मर चुका है और गोहान को पिकोलो ले गया है, तो वो सीधा बेहोश हो जाती है। और हॉनेस्टली इस सिचुएशन में ये रिएक्शन बिल्कुल वैलिड था। उधर गोहान की ट्रेनिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। पिकोलो उसे पहाड़ की चोटी पर अकेला छोड़ देता है और कहता है कि अब खुद सरवाइव करो। काफ़ी वक्त गुजर जाता है और गोहान अकेला रहकर स्ट्रगल करता रहता है। फिर एक रात वो आसमान में पूर्णिमा का चांद देख लेता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अचानक से वो एक विशाल ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने होश पूरी तरह खो देता है। पिकोलो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि गोहान पूरे एरिया में तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब उसे शांत करने की कोशिश करने के बजाय, जो वैसे भी शायद काम नहीं करती, पिकोलो सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर वार करता है। वो चांद को ही उड़ा देता है। हाँ, तुमने सही सुना, बंदे ने कैजुअली पूरा का पूरा मून डिस्ट्रॉय कर दिया है। बस मून ही उड़ा दिया, क्या ही बंदा है। जैसे ही मून गायब होता है, गोहान वापस नॉर्मल बन जाता है, लेकिन पिकोलो यहीं नहीं रुकता। उसे समझ आ जाता है कि साइंस को ये पावर अब उनकी पूंछ की वजह से मिलता है, इसलिए वो इंश्योर करता है कि दोबारा कभी ना हो और सीधा गोहान की टेल ही हटा देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कम से कम फिलहाल के लिए तो। इसके बाद पिकोलो गोहान को फिर से अकेला छोड़ देता है और खुद अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब उसका प्लान बिल्कुल क्लियर है, गोहान को सख्त तरीके से स्ट्रांग बनाना और खुद को भी और पावरफुल करना, क्योंकि वो 2 साइंस अब भी अर्थ की तरफ आ रहे हैं। एपिसोड 6 में लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं जब गोहान ग्रेट एप बना था, और हैरानी की बात यह है कि अब वो काफ़ी बेहतर कर रहा है। जंगल में अकेला रहना उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग बना चुका है। अब वो सर्वाइवल में भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जब पिकोलो देखता है कि गोहान अब पूरी तरह हेल्पलेस नहीं रहा, तब वो डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया है उसे प्रॉपरली ट्रेन करने का। उधर अदर वर्ल्ड में गोकू आखिरकार स्नेक वे के एंड तक पहुंच जाता है। इतनी लंबी दौड़ के बाद वो किंग काई के छोटे से प्लेनेट पर पहुंचता है, जो उनका घर भी है। सबसे पहली चीज जो गोकू नोटिस करता है वो ये कि इस प्लेनेट की ग्रेविटी उसे लगातार जमीन की तरफ खींच रही है, और उसकी वजह भी काफी क्रेजी है। इस प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ से पूरे 10 गुना ज्यादा है। और ये तो बस पहली अजीब चीज थी जो गोकू ने नोटिस की। किंग काई के प्लेनेट पर पहुंचने के बाद गोकू दूसरी अजीब चीज नोटिस करता है, एक छोटा सा बंदर जिसका नाम बबल्स है, और पता नहीं किस लॉजिक से गोकू को लगता है कि यही किंग काई है। तो नेचुरली वो भी बंदर की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है, सोचता है शायद ट्रेनिंग का हिस्सा है। भाई सच में क्या ही बंदा है। इससे पहले की सिचुएशन और ज्यादा एम्बैरेसिंग हो
असली किंग काई सामने आ जाते हैं और सारी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। पता चलता है कि बबल तो बस उनका पेट मंकी है। जब ये बात क्लियर हो जाती है तब किंग काई अपनी कंडीशंस रखते हैं। अगर गोकू उनके अंडर ट्रेनिंग करना चाहता है तो पहले उसे एक टेस्ट पास करना होगा। और टेस्ट क्या है? उसे किंग काई को हंसाना होगा। हाँ, सीरियसली किसी तरह गोकू ये कर दिखाता है और ट्रेनिंग का मौका जीत लेता है। लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी। किंग काई का पहला टास्क होता है बबल्स को पकड़ना। सुनने में सिंपल लगता है जब तक गोकू सच में ट्राई नहीं करता। प्लेनेट की 10 गुना ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से सीधा चलना ही मुश्किल है, तो एक तेज़ और हाइपर एक्टिव बंदर का पीछा करना कितना टफ होगा सोच लो। लेकिन जब गोकू अपने शूज़ और ट्रेनिंग गियर उतार देता है तब चीज़ें थोड़ी आसान होने लगती है। एक तरफ गोकू ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरी तरफ उसका बेटा गोहान भी। बाप और बेटा दोनों एक साथ अपने अपने ट्रेनिंग आर्क्स में हैं। सच में काफ़ी पोएटिक मोमेंट है। एपिसोड 7 में ट्रेनिंग आर्क जारी रहता है। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद गोकू आखिरकार बबल्स को पकड़ लेता है। अब किंग काई उसके सामने दूसरा चैलेंज रखते हैं। इस बार गोकू को ग्रेगरी नाम के एक ग्रास हॉपर को एक बड़े मैलेट से हिट करना है और 2 हफ्ते की और मेहनत के बाद गोकू ये चैलेंज भी कंप्लीट कर लेता है। उधर अर्थ पर क्रिलिंग और बाकी सब फाइटर्स अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुके होते हैं और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एपिसोड के एंड में किंग काई गोकू को बताते हैं कि साइंस के अर्थ पर पहुंचने में सिर्फ 118 दिन बचे हैं। मतलब अब वक्त आ गया है कि गोकू को वो असली टेक्निक सीखे जो आने वाले खतरे का सामना करने के लिए काम आएगी। फाइनली एपिसोड 8 एक बड़े टाइम स्किप के साथ शुरू होता है। अब तक गोकू स्पिरिट बॉम्ब टेक्निक सीख चुका होता है जो किंग काई की खुद की इन्वेंट हुई टेक्निक है। इस अटैक को यूज करने के लिए यूजर आसपास की जीवित प्राणियों से एनर्जी कलेक्ट करता है और फिर उस एनर्जी को एक बेहद पावरफुल अटैक के रूप में रिलीज करता है। लेकिन किंग काई गोकू को वार्निंग देते हैं स्पिरिट बॉम्ब को सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज करना है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोकू को अब अर्थ वापस जाना होगा क्योंकि साइंस के आने में सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। किंग काई टेलीपैथी की मदद से गोकू का मैसेज मास्टर रोशी तक पहुंचाते हैं। गोकू रोशी से कहता है कि ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके उसे रिवाइव किया जाए। शेनरॉन को समन किया जाता है और मास्टर रोशी की विश पूरी हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी बाकी है। गोकू का फिजिकल बॉडी अब भी अदर वर्ल्ड में ही है, इसलिए उसे अर्थ वापस पहुंचाने के लिए दोबारा स्नेक वे का सफर तय करना पड़ेगा। अगले ही दिन दोनों साइंस आखिरकार अर्थ पर अपनी धमाकेदार एंट्री करते हैं और ड्रैगन बॉल्स की तलाश शुरू कर देते हैं। अब गोकू को सच में जल्दी करनी होगी। अगले एपिसोड में हम उन दोनों साइंस से प्रॉपरली मिलते हैं। एक है वजीटा सैयन प्रिंस और दूसरा है नाप्पा। अर्थ पर लैंड करते ही नाप्पा सबसे पहले जो काम करता है वो है पूरे शहर को उड़ा देना। हाँ, ग्रीटिंग देने का इसका तरीका थोड़ा अलग है। वजीटा उसे याद दिलाता है कि ड्रैगन बॉल्स शायद इसी सिटी में छुपाए गए होंगे, तो पूरी जगह उड़ा देना कोई बहुत स्मार्ट मूव नहीं था। अपने स्काउटर्स की मदद से दोनों सबसे पावरफुल फाइटर्स को ढूंढने लगते हैं ताकि ड्रैगन बॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जल्दी उनका टारगेट पिकोलो और गोहान बन जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं क्रिलिंग पहले ही उनके साथ मिल चुका होता है। अब सिचुएशन 3 वर्सेस 2 हो जाती है। नापा नोटिस करता है कि पिकोलो एक नामिकियान है, यानी वो नामिक नाम के प्लेनेट से आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिकोलो खुद भी ये बात पहली बार सुन रहा होता है। कुछ ही देर बाद वजीटा नापा को साइबरमैन रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। ये अजीब एलियन क्रिएचर्स होते हैं जो जमीन में बोए गए सीड्स से उगते हैं। नापा के पास ऐसे सिर्फ 6 स्पेशल सीड्स होते हैं। जैसे ही वो उन्हें जमीन पर लगाता है 6 साइबरमैन पैदा हो जाते हैं। इसी वक्त तियान, शियात्सु और यामचा भी वहां पहुंचते हैं। अब पिकोलो की साइड पर टोटल 6 फाइटर्स हैं, तो वजीटा सजेस्ट करता है कि हर फाइटर एक एक साइबरमैन से 1-on-1 लड़े। सबसे पहले तियान आगे आता है और साइबरमैन को हरा देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वजीटा उस हारे हुए साइबरमैन को खुद ही मार देता है। उसका कहना था कि उसने पूरी ताकत से फाइट नहीं की। यह देखकर बाकी 5 साइबरमैन की हालत खराब हो जाती है। अब यामचा की बारी आती है और सरप्राइजिंगली वो भी अपने साइबरमैन को हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है साइबरमैन अचानक उसके ऊपर चिपक जाता है और फिर खुद को ब्लास्ट कर देता है। एक्सप्लोजन में यामचा की मौत हो जाती है। एपिसोड 10 में यामचा की मौत से गुस्से में भरा क्रिलिंग अपनी स्कैटरिंग बुलेट्स टेक्निक यूज करता है और बचे हुए 4 साइबरमैन को खत्म कर देता है। आज के बाद मैं गोकू के सारे फाइटिंग अलाइज को जी फाइटर्स करके बुलाऊंगा।
अब जब साइबरमैन का चैप्टर खत्म हो चुका है तो नाप्पा का सामना सीधा जी फाइटर से होता है। और भाई नाप्पा कोई मजाक नहीं था, वो इतना पावरफुल था कि लड़ाई के दौरान टियान अपने एक हाथ तक गवा देता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि मजबूरी में शियात्सु नाप्पा की पीठ पर चिपक जाता है और खुद को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस सेक्रीफाइस का कोई फायदा नहीं होता। शियात्सु मर जाता है और नाप्पा को लगभग कुछ भी नहीं होता और ट्रेजेडी यही खत्म नहीं होती। पता चलता है कि शियात्सु को ड्रैगन बॉल्स से वापस जिंदा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स किसी इंसान को सिर्फ एक बार ही रिवाइव कर सकती हैं और शियात्सु पहले ही एक बार जिंदा किया जा चुका था। भाई ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। दूसरी तरफ हम कामी और उनके असिस्टेंट मिस्टर पोपो को देखते हैं। कामी महसूस कर लेते हैं कि उनकी मौत नज़दीक आ रही है और इसका मतलब ये भी है कि पिकोलो भी जल्दी मरने वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता तो कामी और पिकोलो कभी एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, बाद में वो अलग हो गए, इसलिए अब एक के साथ जो होता है उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ड्रैगन्स बॉल्स को बनाया भी कामी नहीं था। टिपिकल डीटी वाली चीजें, जैसे इतनी प्रॉब्लम्स कम थी वैसे ही टियान भी अपनी पूरी लाइफ फोर्स लगाकर नाप्पा पर अटैक करता है, लेकिन अटैक के बाद वो गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सिचुएशन सच में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। इस सब के बीच क्रिलिंग बार बार गोकू को जल्दी आने के लिए पुकारता रहता है। वहीं वजीटा को फाइनली समझ आ जाता है कि गोकू और कैकारोट एक ही इंसान है। क्रिलिंग उसे बताता है कि गोकू ने इसी दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। नाप्पा बचे हुए जी फाइटर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वजीटा उसे रोक देता है। गोकू की बड़ी हुई पावर के बारे में सुनकर वजीटा की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से वो जी फाइटर्स को 3 घंटे का टाइम दे देता है ताकि गोकू आ सके। वाह वजीटा, कितना कंसिडरेट निकला। क्या बुरा है अगर मुझे ये बंदा थोड़ा पसंद आने लगा है। अगले एपिसोड में भी गोकू आउटर वर्ल्ड में सफर कर रहा होता है। लगता है जैसे ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन आखिरकार वो स्नेक वे के एंड तक पहुंच जाता है और कामी उसे अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। आसमान से नीचे गिरते वक्त वो कोरिन की तरफ से फेंके गए 2 सेंजो बीन्स पकड़ लेता है। सेंजो बीन्स जादुई बीन्स होते हैं जो किसी भी इंसान की ताकत और स्टेमिना को तुरंत रिस्टोर कर देते हैं। और कोरिन वो एक बिल्ली है जो कोरिन टावर पर ये सेंजो बीन्स उगाती है। एक सेंजो बीन्स खाने के बाद गोकू फ्लाइंग निम्बस को बुला लेता है। ये एक जादुई बादल है जो उसकी पर्सनल उबेर की तरह काम करता है। फाइट के लिए पूरी तरह एक्साइटेड हमारा हीरो सीधा बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है। उधर वजीटा अपने स्काउटर से महसूस करता है कि गोकू का पावर लेवल 5000 से भी ज्यादा है और ये बात उसे बुरी तरह हिला देती है। वो तुरंत नाप्पा को ऑर्डर देता है कि गोकू के आने से पहले बाकी सारे जी फाइटर्स को मार दो, और अगर वो वही है तो उसका पावर लेवल 5000 से ऊपर है। अरे वेजिटा, मैं तो तुझे अभी पसंद करना शुरू ही किया था। एपिसोड के एंड में नाप्पा गोहान पर एक तबाह कर देने वाला अटैक चला देता है, लेकिन आखिरी पल में पिकोलो बीच में आ जाता है और गोहान को बचा लेता है। और ये मोमेंट बहुत इमोशनल है, क्योंकि अगर पिकोलो मर गया तो कामी भी मर जाएंगे, और अगर कामी मर गए तो ड्रैगन्स बॉल्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सच कहूँ तो इस वक्त जी फाइटर्स का गेम ओवर लग रहा है। एपिसोड 12 में पिकोलो गोहान को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और जैसे ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है अर्थ के गॉड कामी भी गायब हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है ड्रैगन बॉल्स अब डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। लेकिन इस अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद भी है। गोकू आखिरकार बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है और वो भी बिल्कुल सही वक्त पर। वो गोहान को नाप्पा के अटैक से बचा लेता है। बची हुई सेंजू बीन से गोहान और क्रिलिंग को हील करने के बाद गोकू नाप्पा का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर मेरा भाई नाप्पा की इज्जत का लाइव टेलीकास्ट कर देता है। गोकू इतनी आसानी से उसे डोमिनेट करता है कि सबको समझ आ जाता है नाप्पा का गोकू के नए पावर लेवल के सामने कोई चांस ही नहीं है। जब वजीटा को ये बात समझ आती है तब वो खुद फाइट में उतरने का फैसला करता है और अब चीजें सच में पागल होने वाली हैं। एपिसोड 13 में नाप्पा को समझ आ जाता है कि वो गोकू से हार चुका है, इसलिए वो गुस्से में गोहान और क्रिलिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश भी फेल हो जाती है क्योंकि गोकू उस पर कायोकेन नाम की टेक्निक यूज करता है। ये किंग काई की सबसे खास टेक्निक में से एक है। कायोकेन यूजर्स को अपने शरीर की हर बूंद एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर देता है। इससे कुछ समय के लिए उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंस और अटैक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधी भाषा में बोले तो जैसे नेचुरल स्टेरॉइड्स का सुपर वर्जन। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। किंग काई ने गोकू को वार्निंग दी थी कि वो अपनी बॉडी की पावर को डबल से ज़्यादा ना बढ़ाए, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। और गोकू ने प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं जाएगा।
खैर, क्याओकेन का इस्तेमाल करके गोकू नापा को पूरी तरीके से हिला देता है और उसे लगभग पैरालाइज्ड कर देता है। उसके बाद वजीटा बिना किसी दया के नापा को भी मार देता है, क्योंकि उसकी नज़र में नापा अब बेकार हो चुका था। वजीटा खुद लड़ने के लिए बेचैन था। गोकू गोहान और क्रिलिन को वहां से दूर जाने के लिए कहता है ताकि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वजीटा का सामना कर सके। क्रिलिन फिर गोकू से कहता है कि वजीटा को किसी और जगह ले जाए ताकि उनके मरे हुए साथियों की बॉडीज डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए गोकू और वजीटा एक नए बैटल ग्राउंड की तरफ चले जाते हैं और फिर शुरू होती है असली सैयन वर्सेस सैयन फाइट। शुरुआत में दोनों लगभग बराबर टक्कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वजीटा अपनी पावर और बढ़ा देता है और धीरे धीरे अपर हैंड लेने लगता है। ये देखकर गोकू क्याओकेन को 2 बार यूज करने की तैयारी करता है, यानी नॉर्मल क्याओकेन का डबल वर्जन। लेकिन अफसोस, ये पावर अब भी वजीटा को हराने के लिए काफी नहीं होता। अब गोकू के पास एक ही ऑप्शन बचता है। वो किंग काई से किया हुआ अपना प्रॉमिस तोड़ने का फैसला करता है और क्याओकेन को 3 बार यूज करता है। ये उसकी बॉडी की हैंडल करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा पावर है। अब या तो ये काम करेगा या फिर गोकू खुद ही टूट जाएगा। अगले एपिसोड में क्याओकेन 3 बार एक्टिवेट होते ही गोकू की स्पीड और पावर एकदम से शूट अप कर जाती है और पहली बार पूरी फाइट में गोकू वजीटा को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, उसकी बॉडी लगभग टूटने की कगार पर है। हर मूवमेंट देखकर लगता है जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, फिर भी वो रुकता नहीं। दोनों कुछ देर तक लगातार टकराते रहते हैं और धीरे धीरे वजीटा को एक ऐसी बात समझ आने लग जाती है जो वो कभी मानना नहीं चाहता। गोकू उससे ज़्यादा पावरफुल है और वजीटा जैसे इंसान के लिए ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ये सीधा उसके ईगो पर अटैक था। तो नेचुरली वो पूरी अर्थ को ही उड़ाने का फैसला कर लेता है। वजीटा अपना गैलिक गन अटैक लॉन्च करता है। उसका टारगेट सिर्फ गोकू नहीं, पूरा प्लेनेट है। जवाब में गोकू कामेहामेहा फायर करता है और उसके साथ क्याओकेन को 3 गुना भी स्टैक कर देता है। उसके बाद शुरू होती है एक ज़बरदस्त बीम स्ट्रगल। दोनों अटैक्स एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। काफ़ी देर तक ये टक्कर चलती है और फिर गोकू एक और पागलपन भरा डिसीजन ले लेता है। वो क्याओकेन को 4 गुना तक पुश कर देता है। अब अपनी बची हुई सारी ताकत कामेहामेहा में डाल देता है। ये बहुत गंदा गैम्बल था और इसकी बॉडी बिल्कुल भी इसके लिए बनी नहीं थी, लेकिन ये काम कर जाता है। गोकू का बीम वजीटा के गैलिक गन को पूरी तरह ओवरपावर कर देता है और वजीटा सीधा एटमॉस्फेयर की तरफ उछाल दिया जाता है। एक पल के लिए लगता है कि गोकू जीत गया। इसी बीच याजिरो, जो पूरी फाइट के दौरान छुप कर बैठा था, बाहर निकलता है और गोकू को कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है। लेकिन गोकू की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि पीठ पर एक हल्का सा थपकी भी उसे तोड़ देने के लिए काफी लगती है। सच में उसकी बॉडी की वाट लग चुकी थी। फिर गोकू एक बुरी खबर दे देता है, वजीटा अभी भी जिंदा है। जैसे ही याजिरो ये सुनता है, उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। उधर आसमान में वजीटा धीरे धीरे रिकवर कर लेता है। अब वो सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो पर्सनली इंसल्ट महसूस कर रहा था। एक लो क्लास सैयन ने उसे इतनी मुश्किल में डाल दिया था और ये बात उसके ईगो को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब चीज़ों को एक और लेवल पर ले जाना होगा। उसका प्लान था ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होना, क्योंकि उस फॉर्म में उसका पावर सीधा 10 गुना बढ़ जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मून तो पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था और हमें पता है कि किसने किया था। शुक्रिया पिकोलो। कुछ पल के लिए वजीटा भी इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक सोल्यूशन था। वो एक पावर बॉल क्रिएट करता है, यानी एक आर्टिफिशियल मून। इसे बनाने में उसकी काफी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन काम हो जाता है। जैसे ही वो चमकदार पावर बॉल आसमान में रोशनी फैलाता है, वजीटा ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक विशाल दानव जैसा रूप, और उसकी पावर एकदम से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूर से क्रिलिन और गोहान उस रोशनी को देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो गया है। दोनों वापस बैटलफील्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था, गोकू अकेला इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता और गोकू खुद भी ये बात जानता था। इस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही असली ऑप्शन बचा था, स्पिरिट बॉम्ब। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्पिरिट बॉम्ब को चार्ज होने में वक्त लगता है, और वक्त वही चीज़ थी जो गोकू के पास अभी बिल्कुल नहीं बची थी।